दोस्तों, भारतीय इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 712 ईस्वी से लेकर भारतीय आजादी तक के इतिहास को, जिससे आप भारतीय इतिहास का एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज अचीव कर सकें। इस सीरीज में हम 712 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक के इतिहास को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक के इतिहास को, यानी कंप्लीट गुलाम डायनेस्टी, और डिटेल में जानेंगे इस वंश के हर एक शासक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, साल 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की डेथ हो चुकी थी, और क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, इसलिए उसके गुलामों में जो जहां पर गवर्नर था वहीं पर उसने खुद को सुल्तान घोषित कर लिया। और इस तरह ताजुद्दीन एल्दुस गजनी का, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बंगाल का, नासिरुद्दीन कुबाचा मुल्तान का और कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत के प्रदेशों का सुल्तान बना। और अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ममलूक वंश नाम से एक नए वंश की स्थापना की, जिसे कि गुलाम वंश भी कहा जाता है। सुल्तान बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने नए रीजन्स को जीतने की अपेक्षा अपने खुद के प्रांतों को सुरक्षित करने पर ज्यादा फोकस किया, और इसलिए उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, ताकि सेंट्रल एशिया से जो अटैक हो रहे थे उससे अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सके। दोस्तों, पता है कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे खास बात क्या थी? वह राजा होते हुए भी कोई उसे राजा कहे या उसे पसंद नहीं था। उसने खुद को मलिक या सिपह सलार मानकर ही शासन किया। माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही दानशील था। उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, पील बख्श यानी हाथियों का दान करने वाला, हाथी नृत्य, इन सारे नामों से जाना जाता था। वह बहुत ही सुरीली आवाज में कुरान का पाठ भी करता था, इसलिए उसका एक नाम कुरान खान भी है। इसके दरबार में कई सारे विद्वान निवास करते थे, जिसमें हसन निजामी और फख्र-ए-मुदब्बिर प्रमुख है, जिसमें से हसन निजामी ने ताजुल मासिर और फख्र-ए-मुदब्बिर ने आदाब-उल हर्ब और अल-सुजाता जैसे ग्रंथों की रचना की। उसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, जो कि आगे चलकर इल्तुतमिश पूरा करवाता है। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी डेथ हो गई और इसे लाहौर में दफन किया गया। और अब क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई वारिस नहीं था, इसलिए इसके साम्राज्य के जो तुर्क अमीर थे, उन्होंने किसी भी इनस्टेबिलिटी से बचने के लिए आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। आराम शाह के बारे में एक्चुअली कुछ क्लियर नहीं है कि वह कौन था। कुछ सोर्सेज उसे कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई बताते हैं, तो कुछ उसका बेटा। खैर, समय के साथ आराम शाह एक योग्य शासक साबित नहीं हुआ, और इसके साम्राज्य के जो अलग अलग पार्ट के नोबल्स थे वो इसका विरोध करने लगे। इसके बाद तुर्क अमीर सरदारों के प्रमुख अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को इनवाइट किया आराम शाह को हटाकर उसकी जगह लेने के लिए। दरअसल इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर आराम शाह को हराया और उसकी हत्या कर दी, और दिल्ली को राजधानी बनाकर यहीं से शासन करना स्टार्ट किया। एक्चुअली इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कंसीडर किया जाता है। सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश के सामने कई सारे चैलेंजेस थे। उसने सबसे पहले जो साम्राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे उनको अपने साम्राज्य में मिलाया। इसी बीच मंगोल चंगेज खान उर्फ तैमचिन की लीडरशिप में सिंधु नदी तक पहुंच गए, जिसको इल्तुतमिश ने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से डील किया और मंगोल अटैक से भारत को बचाया। दोस्तों, साम्राज्य विस्तार करने के बाद इसे संगठित रखना भी जरूरी होता है, और इसलिए इसने तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया, जिसे कि चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में एकता प्रणाली को एक वेल मेंटेन्ड तरीके से स्टार्ट करने का क्रेडिट इल्तुतमिश को ही जाता है। दोस्तों, इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले शाही सेना का गठन किया। सेना का देखभाल करने वाले अधिकारी को दीवान-ए-आरिज कहा जाता था। इल्तुतमिश पहला ऐसा तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की। इसके अलावा इसने ही सबसे पहले चांदी का सिक्का जारी किया। इल्तुतमिश जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसे अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। शुरुआत में इसने अपने सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाने से उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई कि किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। अब उसका जो दूसरा पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वह हमेशा भोग विलास में लिप्त रहता था, और एक बेटा था कुतुबुद्दीन जो कि अभी छोटा था, और एक पुत्री थी रजिया। साल 1231 में जब वह ग्वालियर एक अभियान के लिए जा रहा था तो उसने अपना सारा कार्यभार अपनी पुत्री रजिया को सौंप दिया। रजिया ने प्रशासन के काम को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, और जब इल्तुतमिश वापस आया तो उसने रजिया की कुशलता को देखकर उसे ही उत्तराधिकारी बनाने का डिसीजन ले लिया, जिसका बहुत विरोध भी हुआ। लेकिन मृत्यु के कुछ समय पहले वह रुकनुद्दीन को अगला सुल्तान बनाने के लिए एग्री हो गया, और इस तरह 1236 एडी में इल्तुतमिश की डेथ के बाद रुकनुद्दीन दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। दोस्तों, रुकनुद्दीन सुल्तान तो बन गया था, लेकिन उसका जो नेचर था भोग विलास वाला, वो अभी वैसे ही था।
और प्रशासन का सारा काम उसकी माँ शाह तुर्कान देखती थी। इसके शासनकाल में साम्राज्य में आम लोगों, खास करके महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बहुत ही बढ़ गया था और जगह जगह पर लोग विद्रोह कर रहे थे। एक बार रुकनुद्दीन विद्रोह को दबाने के लिए कोहराम गया हुआ था, तो रजिया ने शाह तुर्कान के अत्याचारों के खिलाफ लोगों को भड़का दिया, जिसके बाद भीड़ ने रॉयल पैलेस पर अटैक कर दिया और शाह तुर्कान को बंदी बना लिया। जब रुकनुद्दीन दिल्ली वापस लौटा तो रजिया ने फोर्स भिजवाकर उसे भी बंदी बनवा लिया और संभवतः उसे मरवा दिया। इसके बाद पब्लिक की हेल्प से रजिया दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला बनी। शुरुआत में चालीसा दल के जो अमीर थे उन्होंने सोचा था कि रजिया नाम मात्र की सुल्तान रहेगी, बाकी सारा मैटर खुद हैंडल करेंगे, लेकिन वह इसका जस्ट उल्टा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने अपना पावर दिखाना स्टार्ट किया। उसने अपने दरबार के महत्वपूर्ण पदों पर गैर तुर्कों को नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसके जो तुर्क अमीर थे वो नाराज हो गए। शुरुआत में वह पर्दा करके आती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने पुरुष सुल्तानों की तरह काबा और कुल्हा पहनना स्टार्ट कर दिया। रजिया ने इल्तुतमिश के एक गुलाम इख्तियारुद्दीन ऐतगीम को अमीर हाजी बनाया और एक और गुलाम इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को पहले बरन का इख्ता प्रदान किया और बाद में तबर हिंद का इख्ता भी दे दिया। एक बार रजिया जब लाहौर अभियान पर थी तो इन दोनों ने अन टर्किश ऑफिसर के साथ मिलकर उसे गद्दी से हटाने का प्लान बनाया। रजिया जब वापस लौटी तो बिना सोचे समझे विद्रोह को खत्म करने के लिए तबर हिंद की ओर निकल पड़ी, जहां पर विद्रोहियों ने उसकी खास याकूत को मारकर उसे बंदी बना लिया। रजिया को बंदी बना लेने की सूचना जब दिल्ली पहुंची तो जो विद्रोही नॉबल्स थे उन्होंने इल्तुतमिश के पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया। अब होता क्या है कि जो महत्वपूर्ण पद थे उसे अमीरों ने आपस में ही बांट लिया और अल्तुनिया को किनारे कर दिया। रजिया ने इसे एक मौके के रूप में देखा और अल्तुनिया से शादी कर ली। अब अल्तुनिया ने रजिया के साथ मिलकर एक आर्मी असेंबल की और दिल्ली पर अटैक कर दिया, लेकिन वे मुइजुद्दीन बहराम की सेना से हार गए और उन्हें वापस लौटना पड़ा, जहाँ रास्ते में ही उनकी हत्या हो गई। कुछ दिन बाद दिल्ली के अमीरों ने सारी ताकत अपने हाथों में लेना चाहा, जिससे कि सुल्तान और अमीरों के बीच में मतभेद हो गया। साल 1242 ईस्वी में बहराम शाह की खुद की आर्मी द्वारा उसका मर्डर कर दिया गया। अब उसके भतीजे यानी उसके सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे अलाउद्दीन मसूद को गद्दी पर बैठाया गया। कुछ दिन बाद अमीरों ने फील किया कि मसूद तानाशाही पर उतरता जा रहा है, इसलिए उन्होंने इसे हटाकर नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो कि इल्तुतमिश का पौत्र था, 1246 में इसे गद्दी पर बैठाया। दिल्ली की चालीसा दल का एक मेंबर था बलबन, जो कि उस समय अमीर ए हाजी के पद पर तैनात था। अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उसने अपनी डॉटर का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया, जिसके बाद सुल्तान ने उसे नाइब ममलिकात का पद देकर उसे उलुग खान की पदवी से सम्मानित किया। सुल्तान नासिरुद्दीन बहुत ही रिलीजियस टाइप का व्यक्ति था। वह अपना ज्यादातर समय नमाज और अन्य धार्मिक कार्यों में बिताता था। वह कुरान की कॉपी करता था और उससे ही अपना खर्चा चलाता था और उसके प्रशासन का सारा काम उसके फादर इन लॉ यानी गियासुद्दीन बलबन देखते थे। महमूद शाह ने 1246 से लेकर 1265 तक शासन किया, जिसके बाद 1266 में उसकी डेथ हो गई और अब क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था इसलिए बलबन खुद पावर में आ गया। तो दोस्तों बलबन सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली सल्तनत का नवा सुल्तान बना। यह अब्बासिया वंश से संबंधित था और इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। सुल्तान बनने के बाद बलबन के सामने दो चैलेंजेस थे। पहला तो सुल्तान की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इसके लिए बलबन ने रक्त और लौह यानी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को फॉलो करना शुरू किया। चालीसा दल को खत्म किया और पूरे साम्राज्य में अपने एजेंट फैला दिए, जिससे हर पल की सूचना उसे मिलती रहे। इसके लिए उसने बरीद मुवालिक नाम के एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसके प्रमुख अधिकारी को बरीद कहा जाता है। इसने अपने दरबार में सिजदा यानी घुटने पर बैठकर सर झुकाना और पागोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमना ऐसी प्रथा का प्रचलन किया, ताकि सुल्तान का रुतबा कायम हो सके। इसने अपने दरबार में पारसी फेस्टिवल नवरोज को मनाना भी स्टार्ट किया। बलबन ने 1266 से लेकर 1287 AD तक शासन किया। उसका बड़ा बेटा मोहम्मद खान 1285 में एक युद्ध में मारा जा चुका था। उसके बाद वाला बेटा यानी बुगरा खान वो दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने अपने ग्रैंडसन यानी मोहम्मद खान के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना। हालांकि उसकी डेथ के बाद अमीरों ने बुगरा खान के बेटे कैकुबाद को सुल्तान के रूप में चुना। शुरुआत में कैकुबाद बहुत विलास में लिप्त रहता था, वो राजकाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन कुछ समय बाद उसने राजकाज पर ध्यान देना शुरू किया। उसने समाना से मलिक फिरोज खिलजी को बुलाया और बरन यानी बुलंदशहर का राज्यपाल और आरिजे मुमालिक नियुक्त कर शाइस्ता खान की उपाधि प्रदान की। कुछ दिन बाद कैकुबाद बीमार पड़ गया और जलालुद्दीन ने इस मौके का फायदा उठाकर कैकुबाद को मार दिया, जिसके बाद उसके 3 साल के बेटे शमसुद्दीन कैमूर्स को सुल्तान नॉमिनेट किया। इसे मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश का अंत कर दिया और 1290 ईस्वी में एक नए वंश यानी खिलजी वंश की स्थापना की, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे।